वर्टिकल फार्मिंग से पूरी दुबई में सब्जियां सप्लाई की जा सकती हैं। तो अगर उसमें हमारे औषधीय पौधे उग जाएं, जबकि वो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पानी के अंदर हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स से जो खेती करते हैं वो सुरक्षित है। IHVT पालमपुर के साथ मिलके चंडीगढ़ के अंदर ही वेलेरियाना, जटामांसी और कुटकी के लिए हाइड्रोपोनिक्स से एक प्रक्रिया शुरू की है और हम लगभग देश ही नहीं दुनिया के सब उन विशेषज्ञों के संपर्क में है जो इस तरह की वैकल्पिक पद्धतियों को हमारे युवा किसानों के पास, युवा उद्यमियों के पास लाने के लिए तैयार है। जहाँ तक AI का सवाल है, AI में हम जड़ी बूटी मेडिसिनल प्लांट से संबंधित कुछ चैटबॉट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से वो चैटबॉट जो है वो उपभोक्ता की, खास करके किसान की, एंथुजियास्ट की, स्टेक होल्डर की, इंडस्ट्री की सारी जिज्ञासा को पूरा कर सके। अब इस तरह साथ में वही चीज़ है कि अलग अलग तरीके से आजकल हाइड्रो का आ गया, एयर का आ गया है, अलग अलग तरीके से खेती भी की जा रही है, तो कितनी सही है वो खेती? हाँ देखिए, वो तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं करना चाहता हूँ खेती, ठीक है, तो मैं तो तरीके देखूंगा क्या क्या हो रहे हैं। अगर दुबई में वर्टिकल फार्मिंग से पूरी दुबई में सब्जियां सप्लाई की जा सकती हैं, तो अगर उसमें हमारे औषधीय पौधे उग जाएं, जबकि वो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पानी के अंदर हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स से जो खेती करते हैं वो सुरक्षित है। क्या न्यूट्रिशन वैल्यू सर उतनी रहती है? यस, आप कंट्रोल्ड न्यूट्रिशन देते हो और वो प्राकृतिक तरीके से जाती है, उसके बुरा प्रभाव नहीं है, उसमें किसी तरह का मेटल या दूसरे दूषित द्रव्य नहीं आते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं आती है। तो हमें उन विकल्पों की तरफ जरूर जाना चाहिए। हमारा अनुभव ब्राह्मी के साथ में, हमारा अनुभव जितने भी पत्ते वाले जो प्लांट्स हैं उनके साथ में बहुत ही एनकरेजिंग रहा है। चंडीगढ़ और उसके आसपास, इवन हमने IHVT पालमपुर के साथ मिलके चंडीगढ़ के अंदर ही वेलेरियाना, जटामांसी और कुटकी के लिए हाइड्रोपोनिक्स से एक प्रक्रिया शुरू की है और हम लगभग देश ही नहीं दुनिया के सब उन विशेषज्ञों के संपर्क में है जो इस तरह की वैकल्पिक पद्धतियों को हमारे युवा किसानों के पास, युवा उद्यमियों के पास लाने के लिए तैयार हैं। तो आप, हाँ, कई बार आपको ये लग सकता है कि कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ आपको कहे कि देखिए मेरे को जंगल का ही औषधीय पौधा चाहिए, मेरे को जंगल की ही उच्च गुणवत्ता युक्त चीज होती है और खेती वाली नहीं होती। वो खेती वाली को भी नकार सकता है, उसके बाद हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक या दूसरी पद्धतियां तो बात की बात है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट 2002 में जो आया है, जैव विविधता ने हमें बहुत कुछ दिया है। जैव विविधता के दोहन के कारण हमने बहुत सारी प्रजातियों को खो दिया है। एक समय आने वाला है, जैसे हम विश्व पटल में भारत भी कह रहा है अलग अलग समझौतों में, आने वाले समय में हमें जंगल से जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्शन रोकना पड़ेगा। हम आजकल कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेरे मंत्रालय और मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे बोर्ड की तरफ से हम 2 प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, खास करके किसानों के साथ। हम उनको गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस सिखाते हैं। उसमें क्या चीज रहती है? उसमें क्या होता है कि आपको, आपका जंगल में लेजिटिमेट राइट है, आपका अधिकार है, जो आपको क्या बोलते हैं, बर्तनदारी है। आपने फॉरेस्ट से कुछ चीजें निकालनी है, रोटेशन से निकलती है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइड करता है क्या निकलना है क्या नहीं निकलना है, तो आपने उसको निकालना है। अब उसको निकालना कैसे है, उसकी क्या प्रक्रियाएं क्या है, क्या प्रोटोकॉल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2003 में GFCP GAP, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की रिकमेंडेशन कर दी थी। आयुष मंत्रालय इसको बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से लागू करता है कि जो भी जंगल से दोहन अगर होना है, निष्कर्षण किया जाना है, वो वैज्ञानिक तरीके से। सर, क्या वो किसान जो आज खेत में बैठा हुआ है या दूर दराज बैठा, क्या उसको पता है कि क्या ये किस तरीके से करना? बिल्कुल, ये हमारी आउटरीच में बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से निःशुल्क इसकी सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन की जाती है गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस की, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। किसान को इसका कोई दाम देना नहीं पड़ता और ये दोनों काम जो है वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने, क्वालिटी काउंसिल, भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है उसको दे रखा है ये काम। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में 2 संस्थाओं को ये प्रमाणीकरण 6 प्रजातियों के लिए लगभग 200 हेक्टेयर में मिल चुका है। तो इसमें सबसे पहले रोडू क्षेत्र से, रोहाल विलेज से त्रिदेव नाम की एक संगठन है, बहुत अच्छे से वहाँ एक क्लस्टर क्रिएट किया गया है पिछले 8-10 सालों में, आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर के, हमारी RCFC के साथ मिलके, और इवन वन विभाग ने वहाँ वन समृद्धि, जन समृद्धि में 200 बीघा जमीन भी उनको दी हुई है। तो वो सारी की सारी व्यवस्था में
GFCP और GAP के प्रमाणीकरण के बाद उनको 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मिला है। अब क्यों GFCP जरूरी है आप समझ गए, लेकिन जब आपके पास GFCP GAP का GAP इज गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, आपने अगर उन सबको फॉलो किया है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप अच्छे दाम पे अपने प्रोड्यूस को विदेशों में भी भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से पहले की प्रक्रिया है। अगर आप ये करेंगे 3 साल 4 साल करते हैं तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आप एक प्रक्रिया में आ जाते हो कि आपका प्रोड्यूस ऑर्गेनिक भी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए 3 साल आपको जैसे वैसे वेट करने पड़ेंगे। और दूसरा, जो अपेडा की लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए, उनमें कुछ पिछले दिनों में संकट भी आए हैं। ठीक है, आपको मैं और इंटरेस्टिंग बताता हूं कि पंजाब राज्य में सिर्फ 7% जंगल है ना। 32,000 हेक्टेयर का एरिया बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक डिक्लेयर्ड है पंजाब के अंदर। जितना शिवालिक जोन है, बहुत शॉर्टली SGS नाम की एक एजेंसी है, पंजाब एग्रो ने इसे ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया। हिमाचल के सारे जंगल बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, जंगलों में तो कोई खाद नहीं यूज। एक और चीज लड़ाई सर, नेचुरल ऑर्गेनिक, ये भी एक आज नया किस्सा है ऑर्गेनिक में, क्योंकि जब आप उसको जांच करते हो लैब में, उसमें कुछ ना कुछ निकल आएगा, तो आपका ऑर्गेनिक गया हुआ खेत से वापस, मतलब बाजार से वापस आ जाएगा। इसी कारण से पिछले 4-5 सालों में ऑर्गेनिक पे बहुत बड़े प्रश्न लगे। हम ऑर्गेनिक की अभी तक वकालत नहीं करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, आप GFCP GAP करिए, प्राकृतिक तरीके से करिए, आप नेचुरल रखिए। धीरे धीरे जब आप उन क्वालिटी पैरामीटर्स में खरे उतर जाएंगे, आपके अपने आप सर्टिफिकेशन हो जाएगी। तो हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ये कि हम चाहते हैं किसान को उसके उचित मूल्य के लिए ये सब एफर्ट्स होते रहने चाहिए। एक और चीज़ सर, अभी AI ब्लॉकचेन जैसे, तो वो किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं अपने इसमें आयुर्वेदा में या मेडिसिनल प्लांट में, और कैसे आप भविष्य देखते हैं इस चीज़ का? देखिए, हमारा जो कार्यालय हमने तो AI का खास करके अभी उपयोग जो शुरू किया है वो ब्लॉकचेन का शुरू किया है। हम ट्रेसिबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। जितने भी हमारे कलेक्टर्स हैं, जितने हमारे किसान खेती करने वाले हैं, उनके प्रोड्यूस को हम ब्लॉकचेन में लाके, हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जड़ी बूटी बाजार के नाम से। हम उसमें ड्रीम कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी हम ई-ऑक्शन भी शुरू करेंगे। किसान बैठे बैठाए उसका क्वालिटी का प्रोड्यूस जांच करने के बाद वो डालेगा, उसके बाद ग्लोबल उसका टेंडर होगा। दुनिया में किसी कॉर्नर से भी लोग उसको खरीद सकते हैं, जब उसकी क्वालिटी की सर्टिफिकेशन वहां होगी। उसकी क्वालिटी उसको चेक मिलेगी, ये प्रोडक्ट था और ये इतना केजी था, इसमें ये चीजें ये पड़ी है, और वो ब्लॉकचेन में आ गया। उसका जब अभी ब्लॉकचेन के साथ साथ अभी रिसेंटली हमें एक डिजिटल लॉक मिला है, जो अभी तक किसी बाहर के देश से आ रहा है। आपके किसी भी कंसाइनमेंट को आप लॉक लगा सकते हैं। तो ब्लॉकचेन डिजिटल लॉक के साथ में वो, जब तक ब्लॉकचेन में वो लॉक टूटेगा नहीं, कोई उसको खोलेगा नहीं, तब तक वो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है इंटैक्ट रह के वो साथ चलता रहेगा। हमने इसको वो टेस्ट कर लिया है, एनकरेजिंग है। अभी तक ये थोड़ी टेक्नोलॉजी महंगी है, क्योंकि ब्लॉकचेन में हर एंट्री का अलग तरीके से कॉस्ट देनी पड़ती है। तो जो ब्लॉकचेन प्रोवाइडर्स हैं, हडेरा वगैरह ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिनके साथ में हमारे साथी लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद सरकार के अंदर एक ये व्यवस्था बन जाए। जहां तक AI का सवाल है, AI में हम जड़ी बूटी मेडिसिनल प्लांट से संबंधित कुछ चैटबॉट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से वो चैटबॉट जो है वो उपभोक्ता की, खास करके किसान की, एंथुजियास्ट की, स्टेक होल्डर की, इंडस्ट्री की सारी जिज्ञासा को पूरा कर सके। एक चीज मैं यहां बोलना चाहता हूं आपको कि औषधि पौधों का हालांकि थोड़ा अलग सा विषय है, हर किसी के इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन देश के हित में है। जैसे मैंने आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में 2012 में नगोया प्रोटोकॉल जब आया तो सबने कहा कि भाई अब आपको लोगों का एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग देना पड़ेगा। यानी जंगल से कोई चीज निकलती है तो उसका जो रॉयल्टी का अधिकार है वो वहां के समाज और समुदाय का है, जिसके लिए हमने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज पूरे देश में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंतर्गत बना दी हुई हैं। हमारे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बने हुए हैं ना, तो वो चीजें उन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत होनी शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे ये सब चीजें आएंगी। तो आप कल्पना करिए 5-7 सालों के बाद जब हम पूरे का पूरा सस्टेनेबल तरीके से इन चीजों का निष्कर्षण, कृषि और ये सब चीजों को पूरे इसमें शामिल करेंगे तो आनंद आए। एक चीज यहां जो और बताना चाहता हूं कि इंटरेस्टिंग ये है कि पूरे देश में लगभग 60 सरकारी तंत्र के कारखाने हैं
जो आयुर्वेद की, आयुष सिस्टम की दवाइयों को बनाते हैं, उन कारखानों में जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है वो सारे का सारा टेंडर की प्रक्रिया से ओपन मार्केट से उठाया जाता है। ओपन मार्केट के अंदर इतनी मारधाड़ है और प्राइस में इतनी वेरिएशन है कि बहुत कम मूल्य में भी चीज मिलती है, क्वालिटी की भी चुनौतियां हैं, टेस्टिंग भी नहीं है, लेकिन व्यवस्था नहीं है कोई। यहां पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकारी वाले कारखाने हैं उनको किसानों से जोड़ा जाए। अब किसानों से कैसे जोड़ा जाए? हमारा जो औषध निर्माण से संबंधित जो एक एक्ट है उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलते हैं। देखिए कितनी समझदारी थी हमारे पॉलिसी प्लानर्स में। उसमें एक टीए शेड्यूल आता है, ट्रेसिबिलिटी शेड्यूल आता है, यानी हर मैन्युफैक्चरर को जो दवाई बनाता है उसको सरकार को ये डिस्क्लोज करना होता है कि वो जो दवाइयां बना रहा है उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में उपयोग किया और कहां से किया। ट्रेसिबिलिटी सरकार ने तो पहले कर दिया था। ये तो आज हम युग बदलने के साथ साथ ट्रेसिबिलिटी की बात करने लगे हैं, लेकिन ये तो पहले से ही है। अगर पूरा उद्योग अगर ट्रेसिबिलिटी की जानकारी ऑनेस्टली दे देता है तो हमारे देश का किसान ऑटोमेटिकली समृद्ध हो जाएगा। हमने कहा ये प्रक्रिया हम सरकार से शुरू करते हैं, उसके बाद में हम हर एक इंडस्ट्री को लिख रहे हैं इसके बारे में कि आप हमें ऑनेस्टली बताइए। हमने अभी उनको ये भी कहा है कि आप कुछ पौधों को कुछ किसानों को अडॉप्ट कर लीजिए। हम मदद करते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए, हम मदद करते हैं, तकनीकी रूप से हम सहायता करते हैं, आप बायर के तौर पे आ जाइए, ताकि दोनों पार्टियां जो है वो विन विन सिचुएशन रहे, दोनों की कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफी उत्साहवर्धक परिणाम इसमें मिलेंगे। एक तरफ आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं जो प्लेन है, और एक तरफ आप लाहौल स्पीति देख रहे हैं जो मतलब 6,500 फीट की मीटर की हाइट पे है। तो सफर कैसा रहता है और कैसी चुनौतियां रहती हैं? आपने बड़ा सुंदर सवाल किया कि ये जो जलवायु के जो हमारे जोन हैं असल में, जिनको हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन बोलते हैं, ये काफ़ी डाइवर्स है। आपने सही कहा कि एक तरफ जब हम लाहौल स्पीति देख रहे हैं, हम वहाँ पे बिल्कुल हाई ऑल्टीट्यूड के बहुमूल्य औषधीय पौधों से डील कर रहे हैं। पुष्कर मूल है, कुट है, आपका ये अतीश है, अपना एंजेलिका ग्लोका है, पोर्डोफाइलम एक्जेंड्रम है, नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो जिनके एग्जिस्टेंस का वो भी संकट खड़ा हुआ है, उनकी कृषि भी हो रही है। तो एक तरफ ये एरिया है, दूसरी तरफ आप मिडल हिल्स में आ जाइए जहाँ पर 1,000 से लेकर 2,500 मीटर की हाइट है। वहाँ की प्रजाति, वहाँ का फ्लोरा एकदम अलग से अलग। उसके बाद प्लेन आ जाइए, प्लेन में भी एकदम आपने कहा उत्तर प्रदेश का पूरा तराई का इलाका आ जाइए, थोड़ा और दूसरा। तो ये सारी विविधता जलवायु की जो है, ये इनमें काम करना निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरी जो टीम है, मेरी टीम के कारण, मेरी टीम की डाइवर्सिटी के कारण, मेरी टीम की मेहनत और समझ के कारण ये बहुत अच्छे से संभव हो सक रहा है कि हम वो अच्छे से रिसर्च करते हैं। रिसर्च के साथ साथ देखिए, रिसर्च करना एक अलग चीज़ है, लेकिन फैसिलिटेशन शब्द जो सरकार ने दायित्व दिया है कि एक वैज्ञानिक को किसान से जोड़ना, उसकी समस्या का हल करना, तो ये एक ऐसा ताना बाना बुनने की मेरी टीम कोशिश करती है कि हम, चाहे वो प्राइवेट विश्वविद्यालय है, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग है, कोई भी किस तरह जो जोड़ना है। जो प्रॉब्लम यूपी में होगी वो लाहौल में नहीं होगी। तो वो कैसे मैनेज करना, वो एक चीज, वो हर चीज के लिए लोकल सोल्यूशन निकाला जाता है। तो हम उसके लिए अलग अलग टूल भी यूज करते हैं। हम इन चीजों को समझ बनाने के लिए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का उपयोग करते हैं, तकनीकों का उपयोग किया जाता है चीजों को समझने के लिए, और एक्सटेंसिव फील्ड विजिट होती है। हमारी टीम हमेशा मूव पे रहती है, हम लोग हमेशा मूव पे रहते हैं, क्योंकि जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक आप रियलिटी को समझेंगे। ऑफिस में बैठ के ये काम नहीं हो सकता। हमारी दो हमारे ऐसे मार्केट से जुड़े हुए स्टाफ हैं, वो मंडियों में रहते हैं। हर 15 दिन में मंडी का रेट इकट्ठा करते हैं कि 100 से ज़्यादा जो हमारी डिमांड की जड़ी बूटियां हैं उनका क्या रेट चल रहा है, वो पूरी मार्केट पे नवज रखते हैं। उसके बाद में फिर हमारा जो ई चरक एक प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री का, जो किसानों को जोड़ता है, स्टेक होल्डर को जोड़ता है, उसमें हम उसके वेबसाइट पर, उसकी एप्लीकेशन पे, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ई चरक के नाम से, तो वहाँ पर वो फीड होता है, वो जो मार्केट का डाटा है, ताकि किसान उस पर उसकी नवज को पहचान सके, उस पर जानकारी रख सके। तो ये फैसिलिटेशन जब आप बोलेंगे तो फैसिलिटेशन में आपको अपना रोल जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलना पड़ता है।
आपको इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री की भाषा में बात करनी पड़ेगी, किसान के साथ किसान की उसकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत आशावादी हूं और मुझे बहुत संतुष्टि है कि पिछले सालों की मेहनत जो है वो अब रंग लाने वाली। अब वो समस्याएं जो हमने ढूंढी हैं, उन समस्याओं के हल भी निकल रहे हैं, मॉडल भी बन रहे हैं, केस स्टडीज भी निकल रही हैं, और हम अब पिन पॉइंट कर रहे हैं चीजों।